Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about development. The first step of development is called cleavage. When the egg is formed by the process of fertilization, when the egg is formed, it undergoes the process of fertilization, and after fertilization zygote is formed. ठीक है जी. एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज करते हैं zygote बनता है. zygote जैसे ही फॉर्म होता है उसमें रैपिड सेल डिवीजन शुरू हो जाती है माइटोसिस की, which is called cleavage. एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार सेल बनते हैं और बहुत सारे सेल्स बनते चले जाते हैं. एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल बन जाती है विच इज कॉल्ड मोरुला. और फिर उसके बाद मोरुला के अंदर कैविटी डेवलप हो जाती है और इस स्टेज को कहते हैं ब्लास्टुला. कुछ केसेस में सिस्ट की फॉर्म में होती है, इट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, और कुछ में डिस्क की फॉर्म में होती है विच इज कॉल्ड ब्लास्टोडिस्क. क्लीवेज बेसिकली टू मेन टाइप्स की होती है एंड दैट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ योक. अगर सेल के अंदर जो एग सेल है उसके अंदर योग की क्वांटिटी कम हो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो जो क्लीवेज होती है वो कहलाती है होलोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक क्लीवेज का क्या मतलब है कि पूरी क्लीवेज एक तरह की होगी. जितने सेल बनेंगे, दो सेल भी एक जितने हैं, 4 सेल्स भी एक जितने हैं, 8 सेल्स भी एक जितने हैं. दिस इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज बिकॉज देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एब्सेंस ऑफ योग इन द एग सेल. मीरोब्लास्टिक क्लीवेज ऐसी होती है उन सेल्स में होती है जिसमें साइटोप्लाज्म एक एंड पे होता है, वो एंड कहलाता है एनिमल पोल, और बाकी दूसरी जो साइड होती है वो फिल्ड होती है योग से, दैट इज कॉल्ड द वेजिटल पोल. अब वो जो क्लीवेज होती है वो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि योग जो है वो इंटरफियर करती है विद द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज. वो सेल को वहां पे साइटोकाइनेसिस होने ही नहीं देती. तो इसलिए सेल ऊपर ऊपर ही डिवाइड करते रहेंगे एनिमल पोल की तरफ और वहीं पे एक डिस्क बन जाएगी, ब्लास्टोडिस्क. ठीक है जी. ये आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स दी हुई है, एक सी अर्चिन के एग की, एक फ्रॉग के एग की और एक चिक के एग की. इन तीनों एग्स में क्या डिफरेंस है? जो सी अर्चिन का एग है उसमें ऑलमोस्ट कोई भी योग नहीं होती या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग होती. इट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज. ठीक है जी. और जो चिक एग है उसमें साइटोप्लाज्म एक तरफ ऊपर की तरफ होता है. ये ऊपर से इसकी फोटोग्राफ ली गई है. अभी जो पीछे हमने देखी थी ये साइड व्यू था, ये ऊपर से इसकी फोटोग्राफ ली गई. तो नीचे से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फिल्ड है योग से, ऊपर थोड़ी सी जगह पे साइटोप्लाज्म है. ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज करेगा. और इन दोनों के दरमियान की एक कंडीशन होती है जिसमें कि ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है. एनिमल पोल पे साइटोप्लाज्म ज्यादा है, योग कम है. वेजिटल पोल पे साइटोप्लाज्म कम है, योग ज्यादा है. अच्छा, ये तो हो गए तीनों एग्स. अब इसमें अगर आप देखें होलोब्लास्टिक क्लीवेज, वही जो बात मैंने आपको पहले बताई, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज पे जितने भी ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, ये जो क्लीवेज के जरिए सेल्स बनते हैं इनको कहते हैं ब्लास्टोमियर. जितने भी ब्लास्टोमियर बनेंगे एक जितने बनेंगे. ठीक है जी. लेकिन जो फ्रॉग का एग है इसमें क्योंकि एक साइड पे योग ज्यादा है इसलिए 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज तक तो तकरीबन ये सेल्स एक तरह के हैं, एक साइज एक शेप के. लेकिन जो 8 सेल स्टेज है वो देखें, ये जो क्लीवेज हुई है ये ऊपर की तरफ हो गई है. इस वजह से 4 सेल जो ऊपर बने हैं वो छोटे हैं और 4 सेल जो नीचे बने हैं वो बड़े हैं. 4 blastomeres are small in size towards animal pole and 4 blastomeres are large in size towards vegetal pole. अच्छा, चिक एग में तो साइटोप्लाज्म है ही बहुत थोड़ा सा टॉप के ऊपर, बाकी नीचे सारी जगह जो है वो योग से फिल है. तो शुरू की जो डिविजन्स होंगी वो इनकम्प्लीट सी होंगी. साइटोकाइनेसिस पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो एक टॉप पे कैप की तरह मौजूद है. इसलिए होते होते यहाँ पे कुछ सेल्स बन जाएंगे जो कि डिस्क की फॉर्म में बनेंगे विच इज कॉल्ड ब्लास्टोडिस्क. अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पे जो ब्लास्टुला बनता है वो हॉलो बॉल ऑफ सेल बनता है, कहीं पे वो सिस्ट की फॉर्म में बनता है उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और कहीं पे वो डिस्क की फॉर्म में बनता है जिसको कहते हैं ब्लास्टोडिस्क. ब्लास्टोडिस्क इस तरह की, ये देखिए नीचे योग फिल्ड है और ऊपर एक लेयर ऑफ या डिस्क ऑफ सेल है, इट इज कॉल्ड ब्लास्टोडिस्क. Now we come to words human development. As we studied in the previous chapter that ovary undergoes changes according to FSH, and on the surge of LH, ova is released from the ovary which is called ovulation. After the process of ovulation, the ova which is released is taken up by the fimbriae which are
surrounding the funnel shaped opening of fallopian tube or oviduct. अच्छा, अब ये जो ओवा है ये fallopian tube या oviduct में मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये इर्द गिर्द जो ओविडक्ट या fallopian tube के सेल्स हैं ये सीलेटेड है और उनके सीलिया इस तरह बीट करते हैं कि वो इस ओवा को इस तरफ लेके आते हैं टूवर्ड्स यूट्रस. If sperms are available at this point, then they can fertilize the egg. Fertilization usually takes place in the first part of the fallopian tube. When fertilization takes place, अब ये देखें एग के अंदर स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस भी एंटर हो गया है और ये एग का प्रोन्यूक्लियस भी, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बन जाएगा. अब ये जाइगोट जो है ये मूव करता जाएगा बिकॉज सराउंडिंग जो सेल्स हैं उनके ऊपर सीलिया मौजूद है. अब वो सीलिया बीट करके इनको पीछे की तरफ पुश करेंगे, किस तरफ, यूट्रस की तरफ. अब यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो गया. 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज. क्योंकि ह्यूमन जो एग है इसमें भी योग बहुत कम होती है, इसलिए इसमें क्लीवेज होगी होलोब्लास्टिक क्लीवेज. ये देखें 2 सेल भी एक शेप साइज और शेप के हैं, 4 सेल्स भी एक साइज और शेप के हैं, 8 सेल स्टेज पे भी जितने सेल्स हैं ब्लास्टोमियर्स वो सारे एक जैसे हैं. 72 hours. अच्छा, ये fertilization if takes place at 0 hours, then 2 cell stage is at 30 hours and morula, a solid ball of cells, is at 72 hours. अब ये morula जो है ये it enters the uterus cavity. After this there is a fluid filled cavity formed in the structure and it is no more morula. जब तक वो solid ball of cell है उसको morula कहेंगे, जब उसमें cavity बन जाएगी तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे. ये इसकी ब्लास्टुला स्टेज है क्योंकि ये सिस्ट की फॉर्म में, इसलिए इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें आउटर लेयर ऑफ सेल एक बन जाएगी और एक इनर सेल मैस बन जाएगा. ये ब्लास्टोसिस्ट जो अब इसने इम्प्लांट होना है. हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि इनिशियली जो सेल स्टेजेस हैं मोरुला ब्लास्टोसिस्ट की, इनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो ग्लैंडुलर सिक्रीशन ऑफ द एंडोमेट्रियम के जरिए प्रोवाइड होंगे. और इम्प्लांटेशन जब हो जाएगी आफ्टर 6 days of fertilization, then there is the formation of placenta and the food is then taken up afterwards. जब एक दफ़ा placenta बन जाएगा उसके बाद डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो मैटरनल ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेगा. अदरवाइज जब तक प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं होती तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अपने सराउंडिंग फ्लूइड से ही न्यूट्रिएंट्स लेता है. अच्छा, अब ये है मोरुला, solid ball of cell. ये है blastocyst which has got an outer layer of cells which is called trophoblast और एक inner cell mass है जो कि अभी differentiated नहीं है. 6 day stage पे ये कंडीशन होती है. अब इसको भी ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और इसमें जो फर्दर चेंजेस आती हैं इस स्टेप को भी ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. क्या चेंजेस आती हैं कि ये इनर सेल मैस जो है ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू सर्टेन लेयर्स. अपर लेयर कहलाती है एपीब्लास्ट, लोअर लेयर कहलाती है हाइपोब्लास्ट. अब ऊपर एक कैविटी बन गई है, नीचे एक कैविटी बन गई. ऊपर जो कैविटी है वो कहलाती है एपीब्लास्ट के करीब एमनियोटिक कैविटी. हाइपोब्लास्ट की तरफ जो कैविटी है वो कहलाती है योक सैक. ठीक है जी. अभी इन सारी चीज़ों को हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि एमनियोटिक कैविटी क्या है और योक सैक क्या है, उसका फंक्शन क्या है. अच्छा, इसके बाद अब ये ब्लास्टुला कंप्लीट हो गया. ब्लास्टुला में फर्दर चेंजेस आती हैं और 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन जो है 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन, इसको कहते हैं गैस्ट्रुला. फर्स्ट स्टेज. अब फिर हम वापस चलते हैं जाइगोट. जाइगोट के बाद क्लीवेज का प्रोसेस. क्लीवेज के रिजल्ट में क्या बना, मोरुला. मोरुला में ब्लास्टुलेशन हुई, उससे बना ब्लास्टुला. ह्यूमन का ब्लास्टुला कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन हो गई. ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो इनर सेल मैस है, 2 तरह के सेल्स हैं. आउटर लेयर ऑफ सेल जो कि एक बॉल सी बना रही है, ट्रोफोब्लास्ट, हॉलो बॉल ऑफ सेल है विद फ्लूइड फिल्ड कैविटी. नीचे फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी जो कहलाता है. और ये इनर सेल मैस. अब इनर सेल मैस रीअरेंज होके मूव करके 2 लेयर्स ऑफ सेल्स बना रहा है और 2 कैविटीज बना रहा है. एपीब्लास्ट अपर लेयर है, हाइपोब्लास्ट लोअर लेयर है. एमनियोटिक कैविटी अपर कैविटी है, योक सैक लोअर कैविटी है. अब इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगा वो कहलाता है गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन का टारगेट क्या होता है, 3 जर्मिनल लेयर्स फॉर्म हो जाए, एक्टोडर्म,
मीजोडर्म और एंडोडर्म। इस डायग्राम में ब्लू कलर से एक्टोडर्म को शो किया गया है, येलो कलर से एंडोडर्म को शो किया गया है, और बीच में जो माइग्रेटिंग सेल्स हैं उनको रेड कलर से शो किया गया है, जो कि मीजोडर्म फॉर्म कर रहे हैं। अब ये क्या क्या होता है, किस तरह, ये ऊपर वाली लेयर है एपीब्लास्ट, नीचे वाली लेयर है हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट ने ये एंडोडर्म बना दी। ये देखिए, ये जो येलो सेल्स हैं ये पहले हाइपोब्लास्ट बनाते हैं और बाद में इन्हीं को हम एंडोडर्म कहते थे, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ऊपर वाली जो लेयर है एपीब्लास्ट, इसमें दो तरह के सेल्स मौजूद हैं। वो सेल्स जो यहीं ऊपर रह जाएंगे वो एक्टोडर्म बनाएंगे, और जो माइग्रेट करके अंदर चले जाएंगे एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में घुस जाएंगे, मीजोडर्म कहलाएंगे। ये देखिए, इस तरह जो सेल ऊपर रह जाते हैं एपीब्लास्ट के वो एक्टोडर्म कहलाते हैं, और बीच में एक डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। इस तरह नजर आती है। ये ऊपर एमनियोटिक कैविटी है, नीचे यॉर्क सैक की कैविटी है, और ये ब्लू से जो सेल्स शो किए हैं ये एक्टोडर्म के सेल्स हैं, ये येलो से जो शो किए गए हैं ये एंडोडर्म के सेल्स हैं, और प्रिमिटिव स्ट्रीक एक डिप्रेशन है जिससे सेल्स अंदर जा रहे हैं। कहाँ अंदर जा रहे हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान। इस तरह ये सेल्स अंदर की तरफ जाते हैं। पहले ये सेल्स इस तरह अंदर जाते हैं। जो सबसे पहले सेल्स अंदर जाते हैं इस डायरेक्शन में, वो नोटोकॉर्ड बनाते हैं। नोटोकॉर्ड पे हम दोबारा मजीद डिस्कशन करेंगे। नोटोकॉर्ड इज द ऑर्गेनाइजर। नोटोकॉर्ड अपने इर्द गिर्द के सेल्स को बताता है कि उन्होंने क्या बनना है। बहरहाल, अब अभी आप ये समझें कि ऊपर जो सेल्स रह गए वो एक्टोडर्म के हैं, एपीब्लास्ट के। हाइपोब्लास्ट पूरी की पूरी एंडोडर्म बना देगी, और एपीब्लास्ट के जो सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रीक से अंदर चले गए, माइग्रेट कर गए, वो मीजोडर्म के सेल्स हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया नोटोकॉर्ड जो है वो मेन ऑर्गेनाइजर है। नोटोकॉर्ड के इर्द गिर्द जो बाकी सेल्स हैं वो मीजोडर्म के सेल्स हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो नोटोकॉर्ड है। ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मौजूद होता है, बाद में नहीं मौजूद होता, खत्म हो जाता है। बहरहाल, नोटोकॉर्ड अपने से ऊपर वाले सेल्स को मैसेज देता है और उनमें चेंजेस आती हैं। दे फॉर्म अ स्पेशल प्लेट विच इज कॉल्ड न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट जो है वो थिकनिंग इसकी ज़्यादा हो जाती है, वो बेंड करना शुरू कर देती है। बेंड करना जब वो शुरू करती है तो वो इस तरह यूं डिप्रेशन, देखिए फोल्ड सा बन गया। और कुछ सेल्स हैं, ये पहले एक न्यूरल प्लेट बनी, फिर न्यूरल फोल्ड बना, फिर न्यूरल फोल्ड आपस में आके जुड़ गए और एक ट्यूब बन गई। दिस इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब। अच्छा, यहाँ पे खास तरह के सेल्स हैं जो ग्रीन से शो किए गए। पर्पल से जो शो किए गए हैं वो क्या बना रहे हैं? न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब ने पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाना है। इसका एंटीरियर पोर्शन, एम्ब्रियो का इस वक्त एक डिटरमिनेंट हो जाएगा एंटीरियर पोर्शन में न्यूरल ट्यूब ब्रॉड हो जाएगी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वगैरह बनेंगे, यानी एंटीरियर पोर्शन ऑफ न्यूरल ट्यूब ब्रेन बनाएगा, और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ न्यूरल ट्यूब जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। ठीक है जी। ये जो ब्लू से सेल्स शो किए गए वो एक्टोडर्म है। जब न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो गई तो एक्टोडर्म जो है वो स्मूथ ऊपर हो गई। एक्टोडर्म ने बाद में स्किन की एपिडर्मिस बनानी है। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो ग्रीन सी लेयर शो की गई है ये क्या है? ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ने आगे बहुत कुछ बनाना है। इतनी चीजें ये बनाता है कि इसको एक फोर्थ जर्मिनल लेयर का भी नाम कुछ साइंटिस्ट देते हैं। और देखिए, ये नोटोकॉर्ड अब नीचे हो गया। नोटोकॉर्ड के ऊपर न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब के इर्द गिर्द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ने स्पाइनल गैंग्लियन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वगैरह बनाना है। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ने बनानी है, और इर्द गिर्द जो मीजोडर्म है उसने और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए। ठीक है जी। अब एक आपको चीज समझ आ रही है कि एक्टोडर्म की जो लेयर थी उसने क्या बनाया? नर्वस सिस्टम और स्किन की एपिडर्मिस। और एंडोडर्म अभी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, यही चीज थोड़ी सी और यहाँ पे डिटेल से, ये पिछली जो डायग्राम है उसी का एक और वर्जन है। ये देखिए, ऊपर एक कैविटी है एमनियन, नीचे एक कैविटी है यॉर्क सैक, यॉर्क सैक की कैविटी है। ठीक है जी। और बीच में जो ये चीज है, ये देखें, यहाँ पे जो ब्लू सेल्स हैं ये एक्टोडर्म है, जो रेड सेल्स हैं ये मीजोडर्म है, जो येलो सेल्स हैं ये एंडोडर्म है, और बीच में एक ही स्ट्रक्चर बना हुआ है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड अपने ऊपर वाले सेल्स को कहता है कि वो मैसेज देता है कि वो थिक हो जाए, एक प्लेट बन जाती है जो कहलाती है न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट में ग्रूव बन जाता है जो कहलाता है न्यूरल ग्रूव। न्यूरल ग्रूव और नीचे आता है न्यूरल फोल्ड बना देता है। न्यूरल फोल्ड आपस में मिलकर न्यूरल ट्यूब बना देता है। ठीक है जी। नोटोकॉर्ड अपने साइड वाले सेल्स को कहते हैं मीजोडर्म को, वो भी चेंज होते चले जाते हैं, मजीद स्ट्रक्चर्स बनाते चले जाते हैं। और नोटोकॉर्ड अपने नीचे वाले सेल्स को कहता है कि वो एंडोडर्म के लिहाज से स्ट्रक्चर्स बनाए। आपकी बुक में सिर्फ न्यूरल ट्यूब, न्यूरुला फॉर्मेशन, ये जो स्टेप जब न्यूरल ट्यूब बन जाती है इसको कहते हैं न्यूरुला। गैस्ट्रुलेशन के बाद ये जो प्रोसेस है ये गैस्ट्रुलेशन का हो रहा है। गैस्ट्रुलेशन के बाद जो प्रोसेस होता है न्यूरोलेशन का होता है। न्यूरोलेशन का जो के बाद जो प्रोसेस होता है
3 जर्मिनल लेयर्स बन गई, न्यूरल ट्यूब बन गई। अब ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ने अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स बनाने। एक्टोडर्म से एपिडर्मिस ऑफ स्किन बननी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनना है, और इसी का डेरिवेटिव है न्यूरल क्रस्ट, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेलानोसाइट्स, फेशियल कार्टिलेज, डेंटिन ऑफ टीथ, स्कल बोन्स, बहुत कुछ बन रहा है। ठीक है जी। मेसोडर्म ने बोन्स और कार्टिलेज और टेंडन्स बनाने हैं, सारे मसल्स बनाने हैं, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, लिम्फेटिक सिस्टम, गोनेट्स यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स, किडनी, एडिपोज टिश्यू और नोटोकॉर्ड बनाने। नोटोकॉर्ड सबसे पहले बनता है, लेकिन बाद में बाकी नहीं रहता, खत्म हो जाता है। और ये सारी चीज़ें, इतने ढेर सारे सिस्टम्स जो हैं इससे बन रहे हैं, स्केलेटल, मस्कुलर, सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी वगैरह। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स हैं वो भी इधर से ही आते हैं, मेसोडर्म से। बाकी इसके जो पार्ट्स हैं, लाइनिंग्स वगैरह, वो एंडोडर्म बनाते हैं। पेनक्रियाज, लिवर, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ब्लैडर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एंडोडर्म से बनती हैं। सो ऑर्गेनोजेनेसिस का क्या मतलब है कि एक दफ़ा जो 3 जर्मिनल लेयर्स बन गई हैं, वो ये सारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स बनाएं। अच्छा, अब साथ साथ एक और चेंज क्या आ रहा है कि अच्छा, ये डायग्राम पहचाने, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में, कि एमनियोट्स जो हैं उसमें एम्ब्रियो के इर्द गिर्द एमनियन एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाता है, एमनियोटिक कैविटी, इसीलिए इनको एमनियोट्स का ग्रुप कहते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। और फिर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरियन, एक लेयर होती है एलेंटवाइज, और एक स्ट्रक्चर होता है योक सैक। ये चार चीज़ें, एमनियन, कोरियन, एलेंटवाइज और योक सैक, ये कहलाते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। बीच में क्या पड़ा है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है इसके साथ एसोसिएटेड 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। ये देखिए, अब ये ह्यूमन एम्ब्रियो को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे करीब जो इसके लेयर है जिसने इसको चारों तरफ से कवर किया, वो है एमनियन। एमनियन इज अ फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन and it has got a cavity, amniotic cavity filled with fluid, और इस फ्लूइड में ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ एक योक सैक है। योक सैक बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में तो फिल्ड होती है योक से, ह्यूमन के एग में तो कोई योक थी ही नहीं, विदाउट एनी फूड मटेरियल था, तो ये योक सैक एम्प्टी है। लेकिन ये योक सैक ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रही। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। बाद में लिवर में फीटल एम्ब्रियोनिक स्टेज पे योक सैक में आरबीसीज बनते हैं, फीटस की स्टेज पे लिवर में बनते हैं, और आफ्टर बर्थ जो है वो बोन मैरो में बनते हैं रेड ब्लड सेल्स। और इसका रोल अम्बिलिकल कॉर्ड, ये देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो किन चीज़ों से बन रही है? इट इज फॉर्म फ्रॉम योक सैक एंड फ्रॉम एलेंटवाइज, ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। अच्छा, एलेंटवाइज का मेन काम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में, और यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड की जो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन है उसमें है। यानी कि मेन रोल ऑफ एलेंटवाइज इज इन द फॉर्मेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, आर्टरी एंड वेन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये हेल्प कर रहा है एलेंटवाइज। देन कोरियन, ये सराउंड कर रही, पिंक से जितना स्ट्रक्चर शो हुआ है, इट सराउंड्स द एम्ब्रियो फ्रॉम आउटसाइड एंड इट मिंगल्स विद द एंडोमेट्रियम ऑफ द प्लेसेंट ऑफ द यूट्रस टू फॉर्म प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के दो पोर्शन होते हैं, एक फीटल पोर्शन होता है और एक मैटरनल पोर्शन होता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब प्लेसेंटा को देखें। प्लेसेंटा जो है कि 2 मंथ स्टेज पे एम्ब्रियो को शो किया गया, जिसके इर्द गिर्द एमनियोटिक फ्लूइड है और एमनियन मौजूद है। एक अलहदा से ऑर्गन है which is actually responsible for the exchange of material between mother blood and fetus blood, और जो कनेक्शन है फीटस की तरफ से जो आ रहा है। अच्छा, एम्ब्रियो 2 मंथ की स्टेज तक एम्ब्रियो कहते हैं, 2 मंथ के बाद इसको फीटस कहते हैं। तो एम्ब्रियो या फीटस जो भी है, इसका कनेक्शन किसके जरिए? अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए। ये अम्बिलिकल कॉर्ड आ रही है, इससे मिलती जुलती डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। अम्बिलिकल आर्टरीज, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है। आर्टरी जो है, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन फीटस की है, इसलिए जो फीटस से ब्लड आ रहा है, फीटस का हार्ट जब बीट करेगा तो ब्लड फ्रॉम विच ब्लड वेसल्स विच टेक अवे फ्रॉम फीटस, वो आर्टरीज हैं। अब फीटस से जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीनेटेड है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें वेस्ट मौजूद है, और प्लेसेंटा में जाके एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, वेस्ट रिमूव हो रहे हैं। अब जो ब्लड वापस जा रहा है टुवर्ड्स फीटस अम्बिलिकल वेन के जरिए, इसको रेड कलर से शो किए। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, इसमें वेस्ट रिमूव हो चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो चुके हैं।
फीटस के अपने कोई सिस्टम या एम्ब्रियो के अपने कोई सिस्टम काम नहीं कर रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम्स काम नहीं कर रहे। इन तीनों सिस्टम्स की जगह किसने काम करना है? प्लेसेंटा ने। ठीक है जी। अब प्लेसेंटा को अंदर से अगर देखें, इसका कुछ पोर्शन मैटरनल होता है, कुछ पोर्शन फीटल होता है। मैटरनल ब्लड वेजल्स जो आ रही है, मैटरनल आर्टरी, वो यहाँ पे फैल जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं और यहाँ पे बड़े बड़े पूल्स ऑफ ब्लड बन जाते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे जो ये कोरियोनिक पोर्शन होता है, लेकिन यहाँ जो पूल्स ऑफ ब्लड है ये मैटरनल ब्लड के, इसमें जो ये वाली ब्लड सप्लाई है ये कोरियोनिक विलाय की है। कोरियोनिक विलाय आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द कोरियोन। ये ऊपर वाली डायग्राम में भी देखिए, यहाँ पे आपको कोरियोनिक विलाय ये पिंक से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही है, जिसमें कि ये एक कोरियोनिक विलाय है जिसमें अम्बिलिकल आर्टरी और वेन की ब्रांचिंग और रीब्रांचिंग। अब मदर का जो ब्लड आ रहा है इसमें ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है, और यहाँ से ये फीटस को ये प्रोवाइड करेगा। फीटस के ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, मदर के ब्लड में चली जाएगी, वेस्ट मदर के ब्लड में चले जाएंगे, एक्स्ट्रा हीट वगैरह मदर के ब्लड में चली जाएगी। सो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कैसे पूरी होनी है? वो मदर के ब्लड से पूरी होनी है और प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होना है। सो इट्स अ लास्ट इशू। ये देखिए इस स्टेज पे 2 मंथ स्टेज पे तो एम्ब्रियो का साइज छोटा है, प्लेसेंटा का साइज बड़ा है। प्लेसेंटा ऑल द टाइम ग्रो होता रहता है और एट द टाइम ऑफ बर्थ इसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, जाइगोट, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरोला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, फिर 2 मंथ्स पे इसकी ये कंडीशन होती है, 3 मंथ्स पे ऐसी कंडीशन होती है। 3 मंथ्स पे जो है ना, अच्छा अब जो डेवलपमेंट पूरी टोटल 9 मंथ्स की है, इसमें से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 3 मंथ्स आर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 4, 5, 6 मंथ इज सेकंड ट्राइमेस्टर, 7, 8, 9 इज थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है जी। ये 1 मंथ है, ये 2 मंथ स्टेज है, ये 3 मंथ। यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो रहा है, सेकंड ट्राइमेस्टर यहाँ पे पूरा हो रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर यहाँ पे पूरा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितनी भी हमने अभी तक डिस्कस की है, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुला फॉर्मेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उनसे सारे स्ट्रक्चर्स का बंधन, ये सारी चीजें 3 मंथ्स पे पूरी हो जाती हैं। कंप्लीट जो है यहाँ पे हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स, लेकिन साइज बहुत छोटा होता है और अभी फर्दर मजीद डेवलपमेंट कुछ चीज़ों की होनी होती है, लेकिन ह्यूमन लाइक लगना शुरू हो जाता है 2 मंथ्स के बाद। 2 मंथ्स तक एम्ब्रियो कहते हैं, इसके बाद फीटस कहते हैं। 3 मंथ स्टेज के बाद जो अब सेकेंड ट्राइमेस्टर है, इसमें बेसिकली जो है क्या चेंजेस आती हैं कि आईलिड्स सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, आईलैशेस बनना शुरू हो जाती हैं, कार्टिलेज को बोन रिप्लेस कर लेती है। अच्छा, 6 मंथ स्टेज पे सारे ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स प्रॉपर बन चुके होते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर इज ओनली फॉर द ग्रोथ, और इसमें जो फीटस का साइज है वो इंक्रीज होता चला जाता है और बॉडी प्रोपोर्शंस जो है, अच्छा मूवमेंट जो है फीटस की वो 5th मंथ पे स्टार्ट हो जाती है और मदर को पता चलना शुरू हो जाती है और डिफरेंट थंब सकलिंग और इस तरह के बहुत सारे काम जो हैं वो फीटस के शुरू हो जाते हैं। हार्ट बीट करना 40 डेज पे ऑफ डेवलपमेंट पे शुरू हो जाता है और सबसे पहले जो सेंस डेवलप होती है फीटस की वो सेंस ऑफ स्मेल है और 5 मंथ्स की स्टेज पे जो है वो उसके ईयर्स भी डेवलप हो जाते हैं और वो लिसनिंग भी शुरू कर देते हैं। और फीटस की जो हार्ट बीट है 4th मंथ के एंड पे फीटस मूवमेंट शुरू हो जाती है और 5th मंथ पे जो है ना इसकी हार्ट बीट इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि स्टेथोस्कोप से मदर बेली के ऊपर से उसको लिसन किया जा सकता। अच्छा, एक बात हम यहाँ पे डिस्कस करना रह गया था कि जब एक दफ़ा इम्प्लांटेशन होती है, थोड़ा सा हम इसको पीछे जा रहे हैं, जब इम्प्लांटेशन होती है तो इसके बाद इम्प्लांटेड एम्ब्रियो जो है ये एक खास तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन जो है ये गोनाडोट्रोपिन LH की तरह काम करता है और जाके ये ओवरी के ऊपर एक्ट करता है और ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम को कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन करते चले जाओ। यानी अगर ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, LH का लेवल कम हो जाता है और फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाती है और नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, इम्प्लांटेशन हो गई, इम्प्लांटेशन के फौरन बाद इम्प्लांटेड एम्ब्रियो जो है वो HCG बनाएगा, HCG
कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन बढ़ा देगा, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग और बढ़ती जाएगी, ग्लैंडुलराइजेशन और बढ़ती चली जाएगी। 2 months तक ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फर्स्ट 2 months ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक ऐसा होगा कि यही प्रोजेस्टेरॉन जो है ये बढ़ता चला जाएगा फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, और ये इनहिबिट भी करेगा एफएसएच की प्रोडक्शन को फर्स्ट 3 months। आफ्टर 3 months प्लेसेंटा टेक्स ओवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और एक दफा जब प्लेसेंटा बन जाता है तो प्लेसेंटा का ही मेन रोल होता है प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन में। हमें एट द एंड दोबारा इन हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसमें फर्दर चेंजेस आते हैं। अच्छा, नॉर्मली देयर इज वन एम्ब्रियो और फीटस इन द यूट्रस, बट समटाइम्स देयर आर मोर, और उनको कहते हैं ट्विंस। अच्छा, दो तरह के ट्विंस होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ना, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, वो क्लोन होते हैं एक दूसरे का, और एक ही सेक्स के होते हैं, उनका ब्लड ग्रुप सेम होता है, उनकी शक्लें सेम होती हैं, उनके एंटीजन सेम होते हैं, अगर उनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता वगैरह। ठीक है जी। आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक एग और एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है वो या तो 2 सेल स्टेज पे सेपरेट हो जाता है, या इनर सेल मैस की स्टेज के ऊपर 2 इनर सेल मैस बन जाते हैं। बहरहाल दे हैव गॉट अ शेयर्ड प्लेसेंटा, और अमूमन इनकी एमनियोटिक 2 सेपरेट एमनियन होते हैं अगर वो 2 सेल स्टेज पे सेपरेट हुए, लेकिन अगर लेटर स्टेज पे वो सेपरेट हुए हैं तो ये भी हो सकता है कि वो विद इन 1 एमनियन डेवलप करें, और उसमें फिर उनके बॉडी पार्ट्स का एक दूसरे से फ्यूज हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कॉन्जॉइंट ट्विंस जिनको कहते हैं, वो फिर उनके अलग इश्यूज होते हैं, उनको सर्जरी करके अलग करना पड़ता है। अच्छा, फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं? जो 2 या 2 से ज़्यादा एग सेपरेट हों और 2 या 2 से ज़्यादा स्पर्म्स, ये ट्विंस भी हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल मोस्टली जो है वो 2 ही होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। इनकी शक्लें डिफरेंट होती हैं, इनकी सेक्सेस डिफरेंट हो सकते हैं, इनके ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग एग से बनते हैं, अलग एग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज करता है और वो अलग डेवलप करता है, इसका सेपरेट प्लेसेंटा होता है, दूसरे एग की अलग स्पर्म से फर्टिलाइज, यानी एट अ टाइम अगर एक से ज़्यादा एग ओव्यूलेशन के जरिए ओवरी से रिलीज हो जाए और उसी टाइम पे स्पर्म्स अवेलेबल हो और उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फ्रेटर्नल ट्विंस डायजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं। ठीक है जी। दे हैव गॉट सेपरेट प्लेसेंटा, देयर सेक्सेस, देयर ब्लड ग्रुप्स, दे आर सेपरेट। बहरहाल कंप्लीट डेवलपमेंट जब हो जाती है तो बर्थिंग का प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इसमें बहुत सारी चेंजेस हैं। ठीक है जी। एक तो चेंज ये है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेवलपमेंट 9 मंथ जब कंप्लीट होने लगते हैं उस वक्त जो है ना एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बढ़ जाती है ओवरी से, और इट इंड्यूसेस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन यूट्रस। यूट्रस के जो मायोमीट्रियम है उसके ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, और वो मसल सेल्स जो हैं वो ऑक्सीटोसिन के को रिस्पॉन्ड करने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये होता है कि बहुत सारी चेंजेस जब फीटस का पिट्यूटरी डेवलप हो जाता है, ये आपकी बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं। जब फीटस का पिट्यूटरी कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो उससे सीआरएच की प्रोडक्शन होती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे एक्ट करता है एसीटीएच, एसीटीएच जाके एक्ट करता है फीटस के एड्रिनल ग्लैंड पे, वहाँ से कॉर्टिसोल बनना शुरू होता है। अब ये जो कॉर्टिसोल है फीटस का, ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लेसेंटा को कम कर देता है। ठीक है, ये सबसे पहले जाके कॉर्टिसोल जाके एक्ट करता है प्लेसेंटा पे, प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो एस्ट्रोजन का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है जी। इसी के साथ साथ फीटस का जब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी प्रॉपर्ली डेवलप कर गया है तो वो ऑक्सीटोसिन भी बनाना शुरू कर देगा, और ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करेगा, दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द यूट्रस मायोमीट्रियम। अच्छा, ये जो कॉर्टिसोल है ये एक और काम करता है, ये फीटल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जितनी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं इनके ऊपर एक्ट करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाना शुरू करता है। ठीक है जी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अभी जो आपकी बुक में डायग्राम है इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया कि ऑक्सीटोसिन भी प्रोड्यूस हो रहा है फीटस से, और साथ ही कॉर्टिसोल का रोल है कि इट स्टिमुलेट्स प्लेसेंटा टू मेक प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स स्टिमुलेट कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, और ऑक्सीटोसिन जो फीटस के पिट्यूटरी से भी प्रोड्यूस हो रहा है, साथ ही मदर के पिट्यूटरी से भी प्रोड्यूस हो रहा है, ये स्टिमुलेट करता है यूट्रस की कंट्रैक्शन को। अब जो ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन है
मदर के पिट्यूटरी से वो वेव लाइक होती है। वेव लाइक मैनर में प्रोड्यूस होती है। जब उसकी पीक आती है तो उस वक्त यूट्रस कंट्रैक्शन स्टिमुलेट हो जाती है और वो कितनी पावरफुल होनी है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन और ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन, इनमें पॉजिटिव फीडबैक होता है। बॉडी में वैसे नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा है, पॉजिटिव फीडबैक कम है। पॉजिटिव फीडबैक से क्या होता है कि व्हेन दिस प्रोसेस स्टार्ट, तो ये बढ़ता जाता है जब तक कि पार्चुरेशन का प्रोसेस ना हो जाए। अच्छा, साथ ही क्या चेंज आता है, बेबी पुशेस द अगेंस्ट सर्विक्स, उसका हेड जो है मूवमेंट एट द टाइम ऑफ 9th मंथ एंड फीटस की जो ओरिएंटेशन होती है वो इस तरह की हो जाती है और जब इर्द गिर्द के यूट्रस के मसल्स मायोमीट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पुश करता है फीटस बेबी को टूवर्ड्स सर्विक्स। अच्छा, अब ये सर्विक्स जो है वो स्ट्रेच करना शुरू करता है। स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स जो है ना, इसकी वजह से नर्व इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ जाते हैं विच स्टिमुलेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन जो है मजीद स्मूथ मसल लाइनिंग यानी मायोमीट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से मजीद ये काम होगा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक होता, यही एग्जाम्पल पड़ी थी अगर आपको याद हो पॉजिटिव फीडबैक में, कि जितना ये काम होगा ये बढ़ता चला जाएगा अप टिल एंड अनलेस कि ये सर्विक्स कम्प्लीटली डायलेट कर जाए और फीटस जो है वो बेबी जो है वो एक्सपेल हो जाए। अब जो बर्थ है इसके इस सारे प्रोसेस जो ये ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन है, ये ड्यूरिंग 9 मंथ्स पहले भी हो सकती है क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से जो रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं उसकी वजह से फॉल्स लेबर पेन्स भी होती है। लेकिन जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होती हैं तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लेबर। फर्स्ट इज ओपनिंग और डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है जी। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी, देन देयर इज द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा व्हिच इज आल्सो कॉल्ड आफ्टर बर्थ। और जैसे डिलीवरी ऑफ बेबी होता है तो पहले अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करके कट कर दिया जाता है और बेबी को की जैसे ब्लड कनेक्शन फ्रॉम द मदर्स ब्लड इज कट ऑफ, तो फिर उसको उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली दफ़ा काम करता है। द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी इज द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ द बेबी, और वो जल्दी हो जाना ज़रूरी होता है। अगर उसमें देर हो जाए, अगर बच्चा पैदा होने के बाद फ़ौरन रोए नहीं तो उसका ब्रेन डेथ हो सकती है या खुदा ना खास्ता डेथ भी हो सकती है। दोनों सिचुएशंस बहुत ही पेनफुल और ट्रैजिक है। सो द फर्स्ट क्राई, जितना जल्दी और जितना ज़्यादा उतना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है लंग्स एक्सपैंड करते हैं और उसी वक्त आफ्टर बर्थ बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम पहली दफ़ा काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पहली दफ़ा काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली दफ़ा काम करता है, हार्ट के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। सो लॉट्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस एट द बर्थ और आफ्टर बर्थ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, जब बेबी की बर्थ हो जाती है तो फिर उसके बाद प्लेसेंटा फिर भी ये कॉन्ट्रैक्शंस चलती रहती हैं ऑक्सीटोसिन की और यूट्रस को कंप्रेस करती रहती हैं और जब तक कि ये प्लेसेंटा भी डिलीवर ना हो जाए विच इज़ कॉल्ड आफ्टर बर्थ। और ये within 10 to 15 minutes after delivery of the baby, delivery of the placenta also takes place. अच्छा, जो लास्ट मंथ ऑफ डेवलपमेंट है वो कहलाता है एंटीनेटल, और फर्स्ट आफ्टर जो बर्थ फर्स्ट मंथ ऑफ द बेबी इन द वर्ल्ड है वो कहलाता है पोस्टनेटल, ठीक है जी। सो आफ्टर बर्थ देयर इज द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन, और इनिशियली जो फर्स्ट 3 days मिल्क प्रोड्यूस होता है वो येलो इन कलर होता है, रिच इन एंटीबॉडीज होता है विच इज़ कॉल्ड कोलोस्ट्रम, और उसके बाद जो है वो नॉर्मल मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ये एक, अगर आप इस ग्राफ को देखें, दिस इज शोइंग कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत हाई रहा था, नियर बर्थ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है नियर बर्थ। अच्छा, थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता चला जाता है। प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन है? वो हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन पे उसका रोल है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मिल्क प्रोलैक्टिन एक्ट्स ऑन द ब्रेस्ट टू प्रिपेयर इट फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। और अब ये जो पर्पल लाइन है ये ऑक्सीटोसिन की है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत हाई होता है, और उसके बाद जब भी बेबी फीड करता है, लैक्टेशन का प्रोसेस होता है, ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस, तो उतनी ही दफ़ा ऑक्सीटोसिन की पीक्स आती हैं। ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन नर्व स्टिमुलेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ सर्विक्स की डायलेशन जो हो रही थी वो दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द पीक ऑफ द ऑक्सीटोसिन, ठीक है जी। ये बात अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की। फर्स्ट स्टेप ऑफ लेबर इज डायलेशन ऑफ सर्विक्स, जो कि ऑक्सीटोसिन
के पॉजिटिव फीडबैक की वजह से बढ़ती चली जा रही। ठीक है जी। तो ये जो आया है हाई लेवल एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये सर्विक्स की डायलेशन की वजह से। जितना यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना बेबी का हेड सर्विक्स को पुश ओपन करेगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन also depends on the physical stimulation of the nipples when the baby sucks the nipples of the mother for breastfeeding, तब भी इसी तरह की पीक्स आती हैं। और इस पीक्स का क्या फ़ायदा होता है कि ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क। दो काम है, एक है मिल्क प्रोडक्शन जो प्रोलैक्टिन से होना है, एक है मिल्क इजेक्शन जो ऑक्सीटोसिन से होना है। ऑक्सीटोसिन यूट्रस की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है और ऑक्सीटोसिन मेमरी ग्लैंड्स की यानी ब्रेस्ट की मिल्क डक्ट्स को डायलेट भी करता है ताकि जल्दी से मिल्क इजेक्ट करे। सो इनिशियल स्टेजेस पे जो ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होता है, उस वक्त भी यूट्रस के सेल्स जो हैं उनके ऊपर मायोमेट्रियम के ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग इन द इनिशियल डेज ऑफ आफ्टर बर्थ they cause powerful contraction of the uterus, which is further helpful in bringing the uterus back to its original size, pre-pregnancy size. ठीक है जी। सो ब्रेस्ट फीडिंग भी जो है ये पॉजिटिव फीडबैक के जरिए रेगुलेटेड है। व्हेन द इन्फेंट सकल्स, इन्फेंट 2 years की एज तक जो है ना इसको इन्फेंट कहते हैं, तो व्हेन द इन्फेंट सकल्स तो nerve stimulation, the nipples send nerve message towards the brain और hypothalamus PRH रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है। PRH इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को एक्टिवेट करेगा। प्रोलैक्टिन प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करेंगे जो कि जाएगा पूरी बॉडी में, लेकिन एक्ट करेगा मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। साथ ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी से उसी वक्त ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन होगी, हाइपोथैलेमस के थ्रू प्रोडक्शन होगी ऑक्सीटोसिन की, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीशन होगी और ये ऑक्सीटोसिन उसी वक्त मिल्क इजेक्शन करेगा बाय डायलेटिंग द मेमरी ग्लैंड्स। और इसके बाद फर्दर जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं और एजिंग वो बनिस्बत आसान है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।